अच्छा बेटा, टुडे वी आर सॉल्विंग IGCSE 0580 is a code for IGCSE and we are solving paper 2 and it is an extended paper. पेपर 2 में एक्सटेंडेड का हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, एक्सटेंडेड पेपर का अटेम्प्ट कर रहे हैं। दिस इज मई जून 2023 पेपर। द टाइम फॉर दिस पेपर इज 1 hour 30 minutes। ठीक है ना, लेटेस्ट ईयर का पेपर इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको बिल्कुल लेटेस्ट पता चल जाए कि आपके पास क्या टाइम ड्यूरेशन होगी और किस तरह पेपर अटेम्प्ट करना है। पेपर 2 सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, एक्सटेंडेड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन पहले ज़रा गौर से देख लें। जो मेन इंस्ट्रक्शंस हैं कि ये ओवरऑल इंस्ट्रक्शन होती हैं पूरे पेपर के लिए, सही है ना। ब्लैक और डार्क ब्लू पेन यूज़ करें, आप पेन यूज़ करें। और ग्राफ्स के लिए यू यूज़ एसबी पेंसिल फॉर एनी डायग्राम्स और ग्राफ्स। वैसे आप सारी वर्किंग पेन से करेंगे, लेकिन अगर ग्राफ को यूज़ कर रहे हैं, कोई ग्राफ बना रहे हैं, हिस्टोग्राम या कोई भी चार्ट बना रहे हैं, कोई भी इस तरह का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, उसके लिए आप डार्क पेंसिल यूज़ कर लें, एचबी पेंसिल यूज़ कर लें फॉर डार्क पर्पस। आप अपना नाम, सेंटर नंबर, ऊपर सारी चीज़ें लिखेंगे। ऑलरेडी स्पेस इज गिवन हुए है, कैंडिडेट नंबर लिखेंगे। राइट योर आंसर टू ईच क्वेश्चन इन द स्पेस प्रोवाइडेड। डू नॉट यूज इरेजेबल पेन और करेक्शन ऑफ फ्लूइड। मतलब आप ये जो रिमूवर यूज होते हैं, इन चीज को यूज ना करें बिल्कुल भी। कोई चीज अगर आपको नहीं लगती कि गलत हो गई है आपसे, तो जस्ट उस पर कट कर दें, एक कट का साइन डाल दें, दैट्स इट, फिर आगे उसको कंटिन्यू कर लें। लेकिन ये इरेजेबल पेन वगैरह ये चीजें यूज ना करें बिल्कुल भी। डू नॉट राइट ऑन द बार कोड्स। ये बार कोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखना आपने, ठीक है ना। यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। यू शुड यूज कैलकुलेटर वेरी अप्रोप्रिएट। देखो सिंपल सी बात है, जब ये बोलता है ना वेर अप्रोप्रिएट, एक तो पहली बात IGCSE के पेपर में, पेपर 2 में कैलकुलेटर्स अलाउड है। पहली बात तो ये हो गई, यू शुड यूज कैलकुलेटर। ये जो लिखा है ना वेर अप्रोप्रिएट, वेर अप्रोप्रिएट का मतलब ये होता है कि आपने जहां वर्किंग दिखानी है वहां तो वर्किंग दिखानी है, वहां पर ऐसा नहीं कैलकुलेटर से आंसर निकाला और दे दिया। जहां पर वर्किंग रिक्वायर्ड है वहां आपने वर्किंग दिखानी है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकाल कर नहीं देना। जहां ट्रेसिंग पेपर की जरूरत हो आप ट्रेसिंग पेपर यूज कर सकते हैं। यू मस्ट शो ऑल नेसेसरी वर्किंग क्लियरली। ये एक इंपॉर्टेंट बात है जो कि सबसे ज्यादा इग्नोर होती है, पता नहीं क्यों इग्नोर कर देते हैं बच्चे जल्दी जल्दी के चक्कर में। अगर कोई नॉन एग्जैक्ट न्यूमेरिकल आंसर है, जैसे एरिया आ रहा है, तो बेटा उसको 3 सिग्न फिगर में लिखेंगे। यानी पहला आंसर आप 4 सिग्न फिगर में लिखेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे 3 सिग्न फिगर में, राउंड ऑफ करेंगे उसको। अगर आप कोई एंगल निकाल रहे हैं जो कि डिग्रीज में है, तो बेटा उसको 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है, उसको 3 सिग्न फिगर में नहीं लिखना। सही ना, उसको किस में लिखना है, 1 डेसिमल प्लेस में लिखना है। अनलेस अंटिल डिफरेंट लेवल ऑफ एक्यूरेसी स्पेसिफाइड इन द क्वेश्चन। अगर कोई और लेवल स्पेसिफाई हुआ हुआ तो आप उसको यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सवाल में लिखा हुआ है कि 2 डेसिमल प्लेस में आंसर दें एंगल का, तो फिर आप उसको फॉलो करेंगे। अगर नहीं लिखा हुआ तो आप जनरल रूल को फॉलो करेंगे। पाई के लिए कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर में ऑलरेडी पाई कांस्टेंट मौजूद है, या आप 3.142 उसकी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये पेपर टोटल 70 मार्क्स का पेपर है, सही ना। टोटल मार्क्स कितने हैं, 70 है। 12 पेजेस हैं, देख लिया गौर से, 12 पेजेस इन टोटल। लेट्स स्टार्ट दिस पेपर। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द टेम्परेचर दैट इज 8 डिग्री कोल्डर देन -5। सही है। वी नीड टू फाइंड द टेम्परेचर दैट इज 8 डिग्री कोल्डर देन -5। देखो आप जितना टेम्परेचर इज गोइंग डाउन, यू आर गोइंग टूवर्ड्स अ कोल्डर रीजन। जितना टेम्परेचर ऊपर जा रहा है उतना आप हॉटर रीजन की तरफ जा रहे हैं। तो अगर मुझे -5 में भी मजीद कोल्डर रीजन की तरफ जाना है, फाइंड द टेम्परेचर दैट इज 8 डिग्री कोल्डर देन -5 डिग्री। तो बेटा -5 में भी यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट 8 डिग्री, यू विल गेट -13 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर आंसर ओवर हियर। ये -13 डिग्री क्या है, -5 डिग्री से 8 डिग्री कोल्डर है, और कम हो गया टेम्परेचर। देन इट सेज, write down there are two prime numbers in this list, work out the sum of these two prime numbers। अब इसमें से दो प्राइम नंबर्स आप आइडेंटिफाई करें सबसे पहले। तो मैंने देखा यहाँ पर 47 इज प्राइम नंबर एंड 61 इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स आर दोस्त जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो, एक 1 हो,
सेकंड वो खुद हो जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर्स हो। जैसे 2 है, 2 के दो ही फैक्टर्स हैं, 2 1 2, 3 के दो ही फैक्टर्स हैं, 5 के दो फैक्टर्स हैं, तो देखो 47 के भी बेटा दो ही फैक्टर्स हैं और 61 के भी दो ही फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने देखे, यहां पर हमारे पास आई गॉट टू नंबर्स 47 एंड 61 जो कि प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, एंड वी नीड टू टेक द सम ऑफ दीज टू नंबर्स, वी नीड टू टेक द सम ऑफ दीज टू नंबर्स। तो देखो बेटा मैं यहां पर इन दोनों का जब सम लूंगा 47 प्लस 61, 7 प्लस 1 8, 4 प्लस 6 10, 108 is going to be my answer over here. Next, what you have is they are saying question number 3. On 10 days, Stephen records the number of minutes he has to wait for a train. So complete the stem and leaf diagram to show this information. अब देखो स्टेम एंड लीफ डायग्राम है। इन स्टेम एंड लीफ डायग्राम देखो यहां पर आपके पास नंबर ऑफ मिनट्स लिखे हुए एंड देयर आर 1 digit number and there are 2 digit numbers. तो बेटा आप यहां पर यू आर गोइंग टू राइट स्टेम्स ओवर हियर, these are stems and these are leaves. पहले तो स्टेम एंड लीफ डायग्राम जो उन्होंने बना के दी हुई उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Over here they have given the key over here which is they are saying 0/1 means represent 1 minute. That means अगर यहां पर 0 लिखा हुआ और यहां पर 1 लिखा हुआ है, that means that is 1 minute. स्टेम में अगर 0 लिखा हुआ है, लीफ में 3 लिखा हुआ है, it means 03 means it is 3 minutes. तो इन्होंने दो क्वांटिटीज तो यहां पर लिख के दे दी ना। सी यहां पर 2 डिजिट नंबर चल रहे हैं। डिजिट में हमारे पास देखो यहां पर अगर 1 को लिख रहे हैं यहां पर स्टेम लीफ डायग्राम में, दैट 1 ओवर हियर इज रिटन एज 01। तो यहां पर अगर मैं इसको अपडेट कर दूं 01 03 05 04 05, तो मेरे ख्याल से इससे हमारे क्वेश्चन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि 0 is going to be my stem over here and the next number is going to be my leaf. So 103 is already written. We are going to write in order form. We are going to write 4 then. Now this 04 means this 4 minutes over here. Then we have 5 minutes. 5 minutes. I'm going to write 5 twice. We have 2 leaves of the 5 over here. And then we have one more number which is 8 over here, which is 8 over here. So I'm going to write 8 over here. So this 08 over here means 8 minutes. Then we have this number 12 minutes. We have 23, 24, and 11. So with the stem 1 over here, we have these two numbers. You are going to write it in order form. 1, 1. 1 is also a stem over here and leaf is also 1. 1, 2. You're going to write 1, 2 as like this. This 1, 2 over here is written like this. कि stem देखो 1 लिखा और leaf में देखो मैंने 2 लिख दिया। ठीक है ना? Next we have 2 over here, 23 and 24. So with 23, I'm going to write 3 first, then I'm going to write 4 over here. This 2 in the stem and this 3 in the leaf means 23 minutes. This 2 in the stem and 4 in the leaf minutes, 24 minutes. So we have completed this diagram which is called stem and leaf diagram, जिसमें हमारे पास stem को बेटा हम लोग ने 1 digit रखा हुआ है और leaf भी हमारे पास 1 digit number है। यहां पर इसकी की भी यहां पर इन्होंने रिप्रेजेंट करी हुई है। Then they are asking you to find out the median. देखो stem and leaf diagram का टारगेट ये होता है कि in order to make your data in order form, एक order form में आपका डेटा हम लोग रख देते हैं। So this median over here, they are asking for the median. Median क्यों मालूम? देखो stem and leaf diagram का the purpose is, stem and leaf diagram का purpose एक ही है, that to write the data in a order form. तो देखो आपके पास पूरा डेटा ऑर्डर फॉर्म है। यहाँ पर पहले 0 वाले डेटा आ रहे हैं 0 1 2 3 4
5 8, फिर 1 वाला डेटा, फिर 2 वाला डेटा आ रहा है। तो स्टेम डायग्राम हैज अरेंज्ड द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ओवर हियर। तो हम जब भी मीडियन निकालते हैं हमें पता है वी हैव टू राइट द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट, वो उन्होंने पहले निकलवा दिया। नाउ फॉर द मीडियन you need to first find the median position. What is median position? N plus 1 upon 2. N is the number of values. How many values are there? तो देखो यहां पर आप देख सकते हो, you're gonna have 1 2 3 4 5 6. There are 6 values over here. There are 2 values over here. There are 2 values over here. In total we have 10 values here. In total we have 10 values here. So I'm going to write 10 plus 1 upon 2 wali position. So it is going to be 5.5 position. So 5.5 means 5th position and 6th position. Fifth position and 6th position. Now which one is the 6th position and 5th position and 6th position? See from the left, this one is the 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th and 6th. This is 5th, this is 6th position. So in 5th position we have 5, 0 5, which is 5. In 6th position we have 8. We are going to take the average of these two values. 5 plus 8 is 13. 13 divided by 2 is 6.5. Your median is going to be 6.5 over here, which is 6.5 minutes. You know, its median time for waiting for the train is 6.5 minutes. Now, in question number 4, they're asking the distance from town A to town B on the map is 3.5 centimeter. The scale on the map is 1:250,000. Find the actual distance in kilometer from town A to town B. देखो, एक होता है मैप का डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल आपके हाथ में कोई मैप है, ऑब्वियसली दैट मैप इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस. वो आपके चार्ट पे वो पेपर दिया हुआ है ना, तो दैट इज नॉट द एक्चुअल डिस्टेंस ओवर हियर. तो वो आपसे कह रहा है एक्चुअल डिस्टेंस मालूम करके दिखा दो, वो भी किलोमीटर में. तो देखो यहां पर इन्होंने मैप का स्केल दिया हुआ है. स्केल मैप इज 1 is equals to 250,000. अब देखो व्हाट इज 1? 1 सेंटीमीटर है, 1 किलोमीटर है, 1 मिलीमीटर है, 1 क्या है? तो यहां पर देखो 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है. दैट्स डेटा ऑन द मैप. तो आप यहां पर लिखोगे 3.5 सेंटीमीटर. आपके पास 1 बराबर है 250,000 के. तो अगर आप यहां पर वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर वाली लिख रहे हो, तो इट मींस आपका ये डेटा 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है 250,000 सेंटीमीटर को. यानी मैप का 1 सेंटीमीटर एक्चुअल के 250 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 250,000 सेंटीमीटर के बराबर होगा. क्योंकि आप अभी डेटा कन्वर्ट किससे कर रहे हो? सेंटीमीटर का डेटा कन्वर्ट कर रहे हो. सो यू आर गोइंग टू राइट this 3.5 सेंटीमीटर, दिस इज 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एक्चुअल में कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? एक्चुअल डिस्टेंस के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज. मैं रिपीट कर रहा हूं, दिस मैप में 1 यूनिट, अब वो यूनिट कोई सा भी हो सकता है. मैप में 1 यूनिट 250,000 के बराबर होगा, 250,000 यूनिट के बराबर होगा एक्चुअल के. तो मैप में अगर 3.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, अगर यहां पर यूनिट मैंने सेंटीमीटर डिफाइन कर दिया है, तो मैप का 3.5 सेंटीमीटर एक्चुअल के कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? यू आर गोइंग टू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज. तो यू गोइंग टू राइट x मल्टीप्लाई बाय 1 इज x, 250,000 मल्टीप्लाई बाय 3.5.
I'm going to use calculator for this. You're going to get 875,000 सेंटीमीटर. ये एक्चुअल का, नाउ दिस इज एक्चुअल. मैप का 3.5 सेंटीमीटर एक्चुअल के 875,000 सेंटीमीटर के बराबर है. द यूनिट इन ओवरऑल शुड बी रिमेन सेम. अब इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर में. तो सेंटीमीटर से किलोमीटर में जाने के लिए देखो, अगर मैं डिवाइड बाय 100 करता हूं तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. फिर मजीद इसमें डिवाइड बाय 1000 करता हूं तो बेटा किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी दिस इज गोइंग टू बिकम डेसिमल में. वी हैव डेसिमल ओवर हियर. तो बेटा ये डिवाइड बाय 100,000 कर रहा हूं. डेसिमल बेटा 5 डिजिट पीछे से जाएगा, डिवाइड कर रहे हैं तो इट इज गोइंग टू बिकम 8.75 किलोमीटर. इससे आंसर डायरेक्टली किलोमीटर में नहीं आया, इससे आंसर सेंटीमीटर में ही आया, क्योंकि आपने सेंटीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा हुआ अभी है. बाद में बेटा इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करा डिवाइड बाय 100,000 करने के बाद. A spinner is spun. The possible outcomes are A, B, C or D. सही है. The probability of spinning A, C or D is shown in the table. A की probability दे दी, B, C की दे दी, D की दे दी. I believe that's a very easy question. अगर आपको B की probability निकालनी है तो you should know this, कि sum of probability of each event is equal to 1. यानी इस सब का सम 1 के बराबर है. तो लेट्स से मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पता, कोई मसला नहीं है. 0.2 प्लस एक्स प्लस 0.05 प्लस 0.35 इज इक्वल टू 1. सही ना. तो आई एम गोइंग टू सब्ट्रैक्ट ऑल दीस वैल्यूज बाय 1. 1 माइनस 0.2 माइनस 0.05 माइनस 0.35, इट इज 0.4. सो माय आंसर इज गोइंग टू बी 0.4. अच्छा देखो बेटा, अगर आप ये कैलकुलेटर से डायरेक्टली कर लेते ना तो ये 2 मार्क्स मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता. आपने डायरेक्टली 0.4 लिख दिया. यू नीड टू शो योर वर्किंग, कि मैं ये बेशक ग्रीन में जो मैंने लिखा है ये ना लिखे, लेकिन रेड में जो मैंने लिखा है दिस स्टेप शुड बी शोन, ताकि उनको पता चले कि आपने कैसे निकाला है आंसर. सो 1 मार्क इसी का ही है. दिस फॉर 1 मार्क एंड फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स जैसे आप निकाल लो यहां पर 0.4 और फिर आपने यहां पर 0.4 लिख दिया. दिस इज फॉर 1 मार्क. आगे बढ़ते हैं. सी दिस इज द सेट क्वेश्चन. वी हैव दिस यूनिवर्सल सेट ओवर हियर. और यूनिवर्सल सेट को उन्होंने किस तरह डिफाइन करा हुआ है. उन्होंने बोला यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को मैं एक्स कह रहा हूं. मैं अच्छा, मतलब भाई एक्स की वैल्यू तो बताएं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स. So they are saying x is less than equal to 20 and greater than equals to 1. तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 20 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है. 1 2 3 4 5 6 7. मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूं लेकिन चले, कोई मसला नहीं है. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. एंड इनमें से when they're asking for even numbers, तो बेटा even numbers आपने सारे नहीं लिखने, इनमें से even numbers आपने लिखने हैं, which is 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20. मेरे ख्याल से मैंने सारे लिख दिए even numbers जो कि यूनिवर्सल सेट में थे. एंड देन आई एम गोइंग टू राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ 5. तो इसी यूनिवर्सल सेट में थे मल्टीपल ऑफ 5 लिखूंगा. 5 10 15 एंड देन 20. कह रहे फाइंड एन एम. एन एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम. एन एम का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स.
So number of elements in M set, there are only 4 elements in M set. अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर 1 2 3 4, there are only 4 elements. Answer is 4. That's it. Although आपको पूरा सेट निकालने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, हम कर सकते हैं इसमें, तो इसमें आप 4 निकाल के सिर्फ आंसर दे दें, दैट्स टोटली फाइन. Find the number of element in the set. Sorry, number of element. Find the elements in the set E intersection M. तो बेटा E intersection M में how many, intersection means common elements, how many common elements are there? So 10 is the common element and 20 is the common elements. There is no other elements. So बेटा हम यहाँ पर लिखेंगे, we are going to write 10 and 20 is the common element over here. तो मेरी आवाज आ रही है? Now in part C they are saying Y belongs to E set. Now this, sorry, does not belong to E set. Now this set over here, this sign over here, देखो इस साइन का मतलब होता है belongs to, या इसका मतलब होता है element of, and this sign over here means is not an element of. इसका मतलब होता है is not an element of. ठीक है ना? राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ y. तो y e से बिलोंग नहीं करता, y डज नॉट बिलोंग टू दिस, यानी y की वैल्यू, y वैल्यू इज नॉट एन इवन नंबर. अगर y e से बिलोंग नहीं करता तो y वैल्यू इज नॉट एन इवन नंबर. y इज नॉट एन इवन नंबर. तो इसका मतलब y, राइट डाउन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y. तो y अगर इवन नंबर नहीं है तो क्या है, फिर ऑड नंबर होगा. तो एनी ऑड नंबर, एन ऑड नंबर फ्रॉम ओवर हियर, like from even from universal side, like 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, all of these are possible values of y, but they are asking for any, write down a possible value. So you can write any one possible value, you can write any one possible value of y from this. ये तो मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए ना कि इनमें से कोई सी भी एक वैल्यू लिख दो. लेट्स से मैं लिख देता हूं 17, तो 17 इज द राइट आंसर. तो अब इन, अगर y बिलोंग नहीं करता इवन नंबर से तो ऑड नंबर से बिलोंग करता है, तो ऑड नंबर इनमें से कोई सा भी एक लिख दो. कोई एक लिखना है, उसमें पॉसिबल वैल्यूज नहीं बोला हुआ, अ पॉसिबल वैल्यू. तो कोई एक पॉसिबल वैल्यू लिखनी है, दैट इज 17 ओवर हियर. ठीक है, ओके जी, आगे बढ़ते हैं. See, without using calculator, although calculator is allowed, but you have to solve this question without using calculator. So what I'm going to do, I'm going to first write 4 by 7, that's divided by 1 whole 21 by 5. This is the mixed fraction form. तो बेटा इसको पहले मैं improper fraction में लिखूंगा. Improper fraction में कैसे लिखते हैं? Let's say लिखा हुआ ना 1 whole 5 upon 21. So I'm going to multiply these two values. 21 multiplied by 1. Then I'm going to add whatever the answer is with 5. 21 multiplied by 1 is 1. 21. 21 में बेटा हम 5 ऐड कर लेंगे. So it is going to become 26. तो इसका आंसर होगा 26 by 21. It is going to be 26 by 21. अब डिवाइड कराना है फॉर डिवीजन, बट हम डिवाइड वाले साइन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे एंड वी आर गोइंग टू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द वेरी नेक्स्ट फ्रैक्शन. Now this 26 by 21 is going to become 21 by 26. Now we're going to cancel out if there is any possibility. 7 1s are 7 3s are 21, 2 2s are 2 13s are. We're going to multiply the numerator with numerator.
2 3 6 एंड 1 डिवाइड बाय 13 इज 13। अब ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वरना इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता। अगर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती ना, ये फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर आता 13/6, तो बेटा मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता 2 होल 1/13। लेकिन क्योंकि 6/13 आ रहा है, प्रॉपर फ्रैक्शन आ रहा है, तो बेटा मैं इसको 6/13 ही रहने दूंगा। अगर ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता तो बेटा मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखता, क्योंकि मेरे सवाल में मिक्स फ्रैक्शन लिखा हुआ है। ऑल्दो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आना होता तो वो ऑलरेडी आपको मेंशन भी कर देते बाजुकात, लेकिन नहीं भी करता तो सवाल अगर मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में देना पड़ता आंसर। अभी ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, नाउ दे आर आस्किंग यू टू सॉल्व। सॉल्व का मीनिंग होता है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की वैल्यू मालूम करनी है। ओवर हियर x इज द वेरिएबल, वी नीड टू फाइंड आउट दिस वैल्यू। वी हैव टू मेक x एज अ सब्जेक्ट। तो 30 डिवाइड बाय 6 कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, x को राइट हैंड साइड पे लेकर गए, 6 से जाकर डिवाइड करा दिया। द वैल्यू ऑफ x इज गोइंग टू बी 5 ओवर हियर। 6 1 6 5 30। वेरी इजी क्वेश्चन, पहली 5 आ गई, बट यू हैव टू शो द वर्किंग। अगेन ये 1 मार्क का है, बच्चों को लगेगा सर 6 5 आंसर लिख दें, नहीं, यू हैव टू शो द वर्किंग। नाउ दिस इज द इनइक्वालिटी क्वेश्चन फ्रॉम द सेम क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी। सी, इनइक्वालिटी आपके पास लीनियर इनइक्वालिटी है। लीनियर इक्वालिटी में एक बात याद रखें, मैं लिख देता हूं यहां पर, मैक्सिमम पावर वेरिएबल कोफिशिएंट शुड बी पॉजिटिव। पॉजिटिव होना चाहिए, ये चीज आपने दिमाग में रखनी है। देखो 11x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू द 4x। 2 9 से 18 हो गया यहां पर। देखो आप यहां पर 11x एज इट इज रहने दें, 4x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आए, ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्लस 3 कर दें यहां पर। 11x माइनस 4x क्या हो जाएगा यहां पर? 11 माइनस 4 इज 7। तो आप यहां पर लिखेंगे 11 माइनस 4 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 प्लस 3 21। आप देखो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 1, हाईएस्ट पावर क्या है? 1 ही है ना यहां पर x की। इसका कोफिशिएंट पॉजिटिव है, हाँ सर पॉजिटिव है, वी आर गुड टू गो। हम यहां पर बेटा 21 डिवाइड बाय 7 कर देंगे, वी आर गोइंग टू हैव द वैल्यू x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है वो है। सो माय आंसर इज गोइंग टू बी x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। ठीक है ना? तो मेक श्योर दैट योर, अगर देखो मैं इसको 11x को राइट हैंड साइड पे लेके जाता तो वो 4x माइनस 11x हो जाता, और 4x माइनस 11x माइनस 7x होता। तो हम इस तरह इसको ट्रांसफॉर्म करें कि हमारे पास कोफिशिएंट इस तरह उनको अरेंज करें कि बेटा मेरे पास कोफिशिएंट ऑफ एक्स पॉजिटिव आ जाए। तो इसलिए मैं 4x को लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर गया ताकि उसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स आफ्टर सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव आ जाए। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन नंबर 9। इट लुक्स लाइक एक हमारे पास जो है ना वो एक वेक्टर का क्वेश्चन है। नाउ in this question number 9 it says f is the point 1 minus 4 and they have given us the fg vector and they have given us the gh vector. थिंग इज कि बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, पहली चीज जो मैंने यहाँ पर नोट कर ली वो ये है कि अगर कोई एफ पॉइंट दिया हुआ है ना, तो बेटा इसका मतलब मुझे पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ पता है, विच मींस के ओ एफ वेक्टर आई नो दिस विच इज 1 minus 4। आई नो दिस वेक्टर। ये मैंने पहले से अपने दिमाग में एक चीज क्रिएट कर ली ना, एक डेटा क्रिएट कर लिया। नाउ दे आर आस्किंग यू फॉर 3 times fg। 3 times fg means you have to multiply this 3 with the fg vector which is 8 minus 3 over here. So first I'm going to multiply these values. So 8 multiplied by 3 multiplied by 8 is going to be 24 and minus 9. So I'm going to write the answer in the answer space, which is 24 minus 9.
They're asking you FG plus GH. As you can see कि यहां पर दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं. देखो यहां पर ये बात नोट डाउन करना बहुत जरूरी है कि यहां पर देखो दो वेक्टर्स ऐड हो रहे हैं and they are adding with the help of head to tail rule. So how come you know it is adding with the head to tail rule? देखो FG वेक्टर में G पर हेड है और G पर यहां पर टेल है GH वेक्टर में. तो देखो ये हेड टू टेल रूल के मुताबिक ज्वाइन हो रहे हैं ना. इट मींस बिफोर सॉल्विंग दिस आई नो दिस के एफ जी प्लस जी एच वेक्टर करेंगे. सो आई एम गोइंग टू हैव द एफ एच वेक्टर. फाइनल वेक्टर कौन सा आएगा? इनिशियल एफ, फाइनल एच. इनिशियल पोजीशन क्या है? एफ. फाइनल डेस्टिनेशन क्या है? एच. सो माय आंसर ऑफ दिस इज गोइंग टू बी द वेक्टर एफ एच. ऑल्दो वो ये नहीं पूछ रहे कि एफ एच वेक्टर है कि नहीं है, लेकिन मैं वैसे ही आपसे एक बात कर रहा हूं कि बेटा यहां पर हमारे पास कौन सा वेक्टर निकल कर आएगा एडिशन करने के बाद? एफ एच वेक्टर निकल कर आएगा. तो सर चलें छोड़ें अभी इस बात को, आपसे इन दोनों को ऐड करके दिखा दें. लो बेटा मैं इन दोनों को ऐड करा रहा हूं. 8 -3 प्लस -12 35. आई एम गोइंग टू ऐड दिस टू वेक्टर 8 प्लस -12 -3 प्लस 35. So my answer is going to be 8 - 12 is -4 and -3 plus 35 is going to be plus 32. ठीक है ना? This is going to be my final answer here. Now they are asking for the coordinates of the point G. देखो एक बात मैं पहले भी बता चुका हूं. If they are asking you for the G coordinate over here, और सवाल जो है ना वो के आप देख रहे हो एक वेक्टर की सवाल है, वेक्टर का क्वेश्चन चल रहा है, ये उसमें कोऑर्डिनेट पूछ लिया है. सो लाइक आई टोल्ड यू कि देखो बेटा जी पॉइंट निकालना हो या ओजी वेक्टर निकालना हो, बोथ आर सेम थिंग, बस लिखने का तरीका डिफरेंट है. तो मैं आपसे कहता हूं जी पॉइंट ना निकालें, जी कोऑर्डिनेट्स ना निकालें, ओजी वेक्टर निकालने हैं. तो देखो आई एम यूजिंग एफ जी वेक्टर ओवर हियर. जो सवाल में एफ जी वेक्टर गिवन है मैं उसको यूज कर रहा हूं. सर आप इसको क्यों यूज कर रहे हैं एफ जी वेक्टर को? Because if I write this fg vector in terms of position vector, so I'm going to write og minus of vector. Can I write it like this? Yes sir. We can write any vector in terms of position like this. अगर मेरे पास ab vector है, let's say मेरे पास ab vector है, तो ab vector can be written as ob minus oa. अगर मेरे पास xy vector है, I can write it like this, oy minus ox. I can write it like this. तो देखो बेटा मैं यहां पर एफ जी वेक्टर बराबर होगा ओजी माइनस ओ एफ के. आई नीड टू फाइंड द ओजी वेक्टर, सो आई एम गोइंग टू मेक ओजी एज अ सब्जेक्ट. एफ जी प्लस ओ एफ इज गोइंग टू बी योर ओजी वेक्टर. ठीक है? नाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस वैल्यूज. OG vector is equals to FG vector. What is FG vector? 8 - 3. What is OF vector? देखो मेरे पास आ रहा है दिस इज 8 + 1 is 9. -3 plus -4 is going to be -7. This is my OG vector. This is my position vector of G. Whatever the OG vector is, तो देखो G पॉइंट भी हमारे पास ये रहेगा 9 - 7. My final answer for G coordinate is 9, -7. In part D, they are asking the magnitude of GH vector. देखो बेटा this is your GH vector over here, -12 35. This over here is your GH vector. तो बेटा इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. तो -12 का स्क्वायर, सी दिस वन इज -12 horizontal component plus vertical component. -12 square is 144. 35 square is 1225. Again you're going to add and take the square root. You got the answer 37 over here. So GH का बेटा मैग्नीट्यूड आ गया 37 here. ठीक है बेटा?
Next we have this question number 10 in which says describe fully the single transformation that maps A onto B. कह रहे जिसने A को B बनाया ये पूरी ट्रांसफॉर्मेशन एक्सप्लेन करें. Now this transformation over here is a reflection. It is all about your observation. देखो यहाँ पर आपके पास रोटेशन नहीं है, ये ट्रांसलेशन नहीं है. ट्रांसलेशन में तो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह चेंज होता है ना. ये तो देखो जो ऊपर था वो नीचे हो गया, अपसाइड डाउन हो रहा है ये. सर 180 डिग्री रोटेशन में तो अपसाइड डाउन होता है. बेटा वो अपसाइड डाउन नहीं होता, वो यहां पर अगर रोटेट करते हैं 180 डिग्री रोटेट करते हैं ना तो यहां पर आता, यानी शेप यहां पर कहीं बन रही होती. ये बिल्कुल अपसाइड डाउन हो रहा है. तो बेटा ये हमारे पर रिफ्लेक्शन है. और किससे रिफ्लेक्शन है? देखो हम इन दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड निकालते हैं. दिस इज द मिड पॉइंट. हम इन दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मिड निकालते हैं, विच इज दिस. ये रहा इसका मिड. वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस लाइन. वी गॉट द लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन हियर विच इज y इक्वल्स टू 2. तो सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन जो हमें यहां पर एक्सप्रेस करनी है तो हम बोलेंगे यहां पर रिफ्लेक्शन बताने का 1 मार्क. और y इक्वल्स टू 2 लाइन से बेटा हमारे पर रिफ्लेक्शन हो रही है, इसको बताने का 1 मार्क. ठीक है. Now they are asking you rotate the shape A clockwise about the point 1 minus 1 2. अब इस A शेप को रोटेट करना है हमें. आपके सामने A शेप है. सेंटर ऑफ रोटेशन यहां पर गिवन है, दैट इज -1 2. -1 2 इज द सेंटर ऑफ रोटेशन. दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन. अब मैं आपसे कहूंगा बेटा हर एक वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस निकालें. हर वर्टेक्स से इसका डिस्टेंस निकालें. जैसे मैं यहां पर डिस्टेंस निकालता हूं तो राइट साइड देखो मैं 4 स्टेप जा रहा हूं, डाउनवर्ड 1 स्टेप. तो द डिस्टेंस ओवर हियर इज 4 -1. राइट साइड में 4 स्टेप जा रहा हूं, डाउनवर्ड 3 स्टेप. ये जगह डिस्टेंस 4 -3. हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों निकाल रहा हूं. राइट साइड देखो बेटा मैं 1 2 3 4 5. डाउनवर्ड देखो 1 2 3 4 5. राइट साइड 5 स्टेप गया, डाउनवर्ड 5 स्टेप गया, इसलिए 5 -5. राइट साइड देखो 1 2 3 4 5 6 7. डाउनवर्ड 1 2 3 4 5. 7 -5 ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया. ठीक है. अगर आपको 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है तो पहला काम आपने पता क्या करना है? आपने पहला काम इसको स्वैप करना है इन डिस्टेंस को. स्वैप करना है इन डिस्टेंस को. यू नीड टू स्वैप दिस डिस्टेंस. ये -3 4. कोई साइन चेंज मत करिएगा. बस अभी सिर्फ स्वैप करना है आपने. अभी सिर्फ स्वैप करना है आपने. अलॉन्ग विद द साइन स्वैपिंग कर दें. स्वैपिंग कर दी क्योंकि क्लॉकवाइज रोटेशन करनी है. चेंज द साइन ऑफ न्यू वाई डिस्टेंस. ये -4 हो जाएगा, ये -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ये -9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा. यानी जो आपका वाई डिस्टेंस आया ना नया, इन सबके साइन चेंज कर दें. पहले स्वैपिंग करें, फिर जो भी वाई डिस्टेंस लिखा हुआ उसका साइन चेंज कर दें. अब देखें न्यू डिस्टेंस में प्लॉट कर रहा हूं. -1 -4 -1 हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, -1 -2 -3 -4 यहां पर आ जाएगा. -1 -2 -3 -1 -2 -3 -4 यहां पर आ जाएगा. -5 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 यहां पर आ जाएगा. फिर -5 -7 -1 -2 -3 -4 -5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 देखो बेटा ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेशन हमारे पास निकलकर आ गई है. यहां पर ये ऑब्जेक्ट 90 डिग्री क्लॉकवाइज यहां पर मूव कर रहा है. ठीक है. फिर वो कह रहा है enlarge द शेप ए बाय स्केल फैक्टर -2. सेंटर 2,0 है.
So 2, 0 is the center, 2, 0 is the center. मुझे ए ट्राइंगल को ही, ए शेप को ही, बेटा ट्राइंगल नहीं, ए शेप को ही इसकी इनलार्जमेंट करनी है। तो अगेन अब मैं यहां से सबके डिस्टेंस निकालूंगा, इस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से सबके डिस्टेंस निकालूंगा। So this is going to be 2, 0. Sorry, this is going to be 1, 1. This is going to be 1, -1. This is going to be 1, 2, 1, 2, 3. This is going to be 2, -3. And this is going to be 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. This is going to be 4, -3. तो देखो बेटा, आपने ये सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ इनलार्जमेंट से निकाले, जिस तरह आप सेंटर यहां से निकाल लेते ना, इस तरह आप यहां से निकालने सारे डिस्टेंस। ये 1, 1 हो गया, ये 1, -1 हो गया, ये 2, -3 हो गया, ये 1, 2, 3, 4 और -3 हो गया। तो देखो, आप इन सारे डिस्टेंस को स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई करवा दें, दैट इज -2। So your new distance is going to be -2, -2, -2 + 2, क्योंकि बेटा ये 1 multiplied by -2 is -2, -1 multiplied by -2 is +2, and this is going to be -4, 6. This is going to be 4 multiplied by -2, -8, and -3 multiplied by -2 is +6. अब आपने ये नए डिस्टेंस प्लॉट करने हैं। देखो, -2, -2, यहां से -2, -2 प्लॉट करना है आपने। तो -2, -2, देखो ये नया डिस्टेंस आ गया हमारे पास। ये आपके पास नया डिस्टेंस आ गया। अब देखो, -2 + 2, -2 + 2, ये देखो नया डिस्टेंस आ गया। -4 + 6, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. -8 + 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 + 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आप इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें। ये बड़ा इसकी लार्ज शेप निकल कर आ गई यहां पर। This is how you are going to do the enlargement. Okay, so for this question, they are asking the diagram shows a shape ABCD formed by the sector of two circles with same center O. Now, these are two sectors over here. They have the same center that is over here. Both sector angles are 140. दोनों का एंगल 140 है। डायग्राम में मेंशन नहीं, यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। And OC is 3.2. CB is 2.6. The area of the shape is K pi centimeter. देखो ये जो शेप है ना, जो शेड हुआ हुआ है, कह रहा है इस शेप का एरिया K pi centimeter square है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, दिस इज इन सेक्टर। सेक्टर में एरिया का हमें एरिया निकालना है। दैट्स व्हाई वी नीड द एरिया ऑफ द सेक्टर विच इज θ/360 मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। ये सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला है। नाउ what is how we are going to calculate the area of this portion, this shape over here with the shaded over here? We are going to find out the area of the whole sector, which has a radius 3.2 plus 2.6. That's complete.
2.6 plus 3.2, that is 5.8. Then we are going to subtract the area of the sector of this small sector which has the radius 3.2 over here. This one is the radius over here. So I'm going to find out the area of the sector. इसको न्यू लिख लेते हैं हम लोग. सेक्टर एरिया लार्ज वाले का माइनस सेक्टर एरिया स्मॉल वाले. यू विल गेट द एरिया ऑफ द शेप. तो लार्ज वाले सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, 140 अपॉन 360 मतलब पाया स्क्वायर. रेडियस इज 5.8 स्क्वायर. देन 140 अपॉन 360 मतलब पाया स्क्वायर विच इज स्मॉल सेक्टर रेडियस इज 3.2. आई एम गोइंग टू यूज माय कैलकुलेटर. बट बेटा कैलकुलेटर यूज करेंगे ना तो पाई की फॉर्म में आंसर नहीं आया तो हमें तो आंसर पाई की फॉर्म में देना है. What I did मैंने यहां से कॉमन निकाल लिया 1/3c मतलब पाई. मैंने कॉमन निकाल लिया. ब्रैकेट के अंदर बचा 5.8 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर. इसको जरा कैलकुलेटर से निकालते हैं हम लोग. 5.8 का स्क्वायर माइनस 3.2 का स्क्वायर. इट विल गिव मी द आंसर 117. 117/5. देखो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करना. पाई में पाई को पाई रहने देना है. तो मैं 140 को 117 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं. डिवाइड बाय 360 इंटू 5 ये होगा 91/10 पाई. द आंसर इज गोइंग टू बी 91/10 पाई. और यू कैन ऑल्सो से 9.1 पाई हियर. So their area over here is k pi centimeter square. My area is 9.1 pi centimeter square. So on comparison, I'll get the value of k, which is 9.1. This is by the comparison over here. ठीक है. Next, what they are asking, they are saying one solution for this equation. For this equation, one solution is 8. Said okay. One of the solution is 8. That's fine. यानी one solution से मुराद है एक x की वैल्यू 8 अगर इसको सॉल्व कर दूं मैं तो. Now they are asking you find a value of b. कह रहा है b की वैल्यू मालूम करके दिखा दो. But they have also given us a condition that a and b are both positive integers greater than 1. इसको भी हम जरा सा सामने रखेंगे, दिमाग में रखेंगे कि a और b की वैल्यू जो भी आए वो should be positive and should be greater than 1. Now they have given that the x value is 8 over here. So what I'm going to do first, I'm going to write this, since this is the value of x is 8 and this is the equation ax square plus b equals to 181. So I'm going to write x is equals to 8 over here because they have already told us that x की value 8 है. I got 64a plus b is equals to 181 here. See, now we have this equation, one equation over here, और यहां पर बेटा आपके पास over here you don't have two equations. यहां पर दो unknowns हैं और एक ही इक्वेशन है. दो unknowns हो तो दो इक्वेशन होनी चाहिए. a और b दो unknowns हैं. तो यहां पर तो दो unknowns नहीं है और हमें एक इक्वेशन गिवन है. हम b की वैल्यू कैसे निकालें? a तो चाहिए इसके लिए. अगर b चाहिए तो a तो ऑलरेडी चाहिए होगा हमें. देखो यहां पर लिखा हुआ है a and b are both positive integers greater than 1. तो मैंने बोला a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं खुद से a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 एक पॉजिटिव इंटीजर खुद से रख लेता हूं. दैट इज 2 ओवर हियर. खुद से रखी मैंने वैल्यू. मैंने a की जगह 2 रख दिया. नाउ 64 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 128.
From here, I will get the value of B is 53. सर व्हाट अबाउट आप ए की वैल्यू 3 भी तो रख सकते थे. बिल्कुल ठीक बात है. आप 64 इंटू 3 रखें. लेट से आप यहां पर 3 रखें. 64 इंटू 3 होता है बेटा 192 होता है. यहां पर 192 आता. अगर यहां पर आप 3 रखते तो आप मुझे बताओ 181 माइनस 192 करते तो क्या बी एक पॉजिटिव इंटीजर आता ग्रेटर देन 1? नहीं ना. तो बेटा इसलिए मैंने यहां पर ए की वैल्यू 3 नहीं रखी, क्योंकि अगर मैं ए की वैल्यू अगर मैं ए की वैल्यू 3 रखता तो बी बेटा 181 माइनस बी बेटा -11 आ रहा था. इस वजह से बेटा मैंने ए की वैल्यू 3 नहीं रखी. मैंने ए की वैल्यू 2 पे ही अपना काम कर लिया एंड आई गॉट द वैल्यू ऑफ ए विच इज 53 है. ठीक है ना. आई होप मेरा ये पॉइंट समझ में आ गया होगा. नाउ दैट वी गॉट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मेरे पास ए और बी की वैल्यूज आ गई हैं अब. सो आई कैन राइट दिस, write down the other solution of the equation ax square plus b plus 81 equals to 181. तो a की वैल्यू बेटा we have this 2 over here 2x square. b value is 53 over here 181. अब देखो 181 minus 53 कितना हो गया? I got 128. 128 divided by 2 कितना हो गया? 64. Square root लिया, I got the value of 8 is plus minus 8. X value is plus minus 8. 8 is already over here in the question. So my x value is going to be minus 8 over here. मेरी दूसरी x की वैल्यू -8 आ जाएगी. Now in question number 13 it says we have this circle over here. A, B, C, D are the points on the circle. AB is parallel to DC. This is the parallel sign. AB is parallel to DC. ACD is 32 degree. Chord AC and DB intersect at E. Find the value of x. कह रहे x निकाल के दिखा देंगे. देखो बेटा यहां पर according to the alternate theorem, alternate angle properties, if this is 32, this is also going to be 32. ये भी बेटा हमारे पास क्या होगा? 32 होगा. And according to the circle properties, this is the chord and this makes a segment over here. So angle in the same segments are equal. This angle is 32. This angle is also going to be 32. Angle in the same segments are equal. So I'm going to write this also as 32. And if I want to find out the value of x, x plus 32 is equals to 180 degree. Sum of the angle in the triangle is 180 degree. X value is 180 minus 64. It is going to be 116. That's right, Hassan. In question number 14, they are asking for the inverse. How to find inverse? See this function of x. You can also write it as y over here. F of x की जगह y भी लिख सकते हैं. Now what you have to do, you have to write x instead of y. You have to write y instead of x. Now make y the subject. I got y subject over here, x minus 2 equal to 5, x minus 2 upon 5 equals to y. Now this y is going to be your f inverse. जो swap करने के बाद y की जगह x और x की जगह y लिखने के बाद, then you are getting the value of y. That y value is called f inverse and it is going to be x minus 2 over 5 over here. This is going to be your f inverse. Now in question number 15 it says C is the point, 5 minus 1, D is the point, 13, 15. They're asking for the midpoint. The midpoint is calculated by the average value of the x coordinate. 5 plus 13 divided by 2. This 5 and this 13 divided by 2, comma, minus 1 plus 15. The average value of the y coordinate.
This -1 plus 15 divided by 2. So it is going to be 5 plus 13, 18. 18 divided by 2 is 9. -1 plus 15 is 14. 14 divided by 2 is 7. The midpoint is 9,7. Find a gradient of CD. Gradient formula is y2 minus y1 upon x2 minus x1 when you have 2 points given. So y2 value is 15. y1 value is -1. x2 value is 13. x1 value is 5. y2 minus y1 upon x2 minus x1. Got the value 16 upon 13 minus 5 is 8. Your gradient is going to be 2 over here. Find the equation of the perpendicular bisector of CD. देखो ये CD line है, let's say ये C point है, ये D point है. The perpendicular bisector is the line which is passing through the midpoint of the CD and is perpendicular to CD. तो देखो ये purple line is a perpendicular bisector. We need to find out the equation of this. तो क्या इसका कोई मुझे पॉइंट पता है? We need to find at least one point of this line. Yes, we know the midpoint. That is also a point of the perpendicular bisector. What is the gradient of CD? Gradient of CD, let's say gradient of CD is M1, which is 2. What is the gradient of the perpendicular line? This purple line, that is M2. इसको मैं M2 कह देता हूं. तो देखो M2, the gradient of the perpendicular bisector is going to be the negative reciprocal of this one. If this is 2, then M2 is going to be the reciprocal, that is 1 by 2. If this is positive, this is going to be negative. So M2 is the negative reciprocal of M1. Now we are going to use the line equation, which is y equals to mx plus c. M value is -1 by 2 into x plus c. We'll just make some space. Now, in order to find out the value of c, you're going to put the point of this line, which is 9,7. The value of y is 7. X is 9. It is 7 minus 9 by 2 plus c. अक्सर बच्चे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं. डोंट क्रॉस मल्टीप्लाई इट. ये सिंगल फ्रैक्शन नहीं है. You're going to add 7 plus 9 by 2 is equal to c. After addition, I'll get 23 by 2 equal to c. Now I'm going to put it in the equation. कौन सी इक्वेशन में पुट करूंगा? I'm going to put it in this equation, y equal to minus half x plus 23 by 2. Don't take any LCM. Don't do anything. उसने बोला हुआ इसी फॉर्म में आंसर चाहिए, y equal to mx plus c. So I'm just going to write the answer in the same form. I'm going to write y equals to half x minus half x plus 23 by 2. That's it. This is my answer. Then they're saying write down 0.621. This is the recurring fraction. This is a recurring decimal. It can be written as 0.621, 21, 21, 21, 21, and so on. So write down this fraction now write down this recurring decimal in a fraction form. So how you're going to write it? Let's just suppose this is the x. Suppose this value is x. Multiply this value with 10 first, so that your decimal is transferred after 6, जो कि नॉन रिपीटेड वैल्यू है. पहले आपने 10 से मल्टीप्लाई कराना है. Then you have to multiply it by 100, both side by 100, so it becomes 1000x. अब ये जो रिपीटेड वैल्यू है ना, इसके फर्स्ट पैकेट के आगे डेसिमल आ जाए, इट बिकम्स 621, 0.21, 0.21, 0.21 एंड सो ऑन. तो पहला स्टेप क्या है?
पहला स्टेप ये कि जो नॉन रिपीटेड वैल्यू है उसके आगे आपका डेसिमल आना चाहिए। पहला स्टेप आपने ये करना है, आपने डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना। व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट, जो बेटा आपके पास पहला नॉन रिपीटेड डिजिट है उसके आगे डेसिमल लेकर आना है, और फिर रिपीटेड डिजिट के आगे डेसिमल लेकर आना है। ये दो स्टेप में काम करना है आपने। नाउ सब्ट्रैक्ट दीज टू इक्वेशंस, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करा दो। 1000x minus 10x is 990x. 621 minus 6, it is going to be 615. 21 minus 21, 21 minus 21, 21 minus 21. All of these values are subtracted so that it becomes 0. ये सब 0 हो जाएंगे। Now the value of x, which was 6.2121, 0.62121, is expressed in fraction form. देखो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो पहला स्टेप ये था कि नॉन डेसिमल डिजिट, नॉन रिपीटेड डिजिट के आगे नंबर लेकर आना है डेसिमल को, नॉन रिपीटेड डिजिट के आगे नंबर डेसिमल को लेकर आना है। उसके बाद जो रिपीटेड डिजिट्स हैं उसके एक पैकेट के आगे बेटा डेसिमल को लेकर आना है। तो पहले मैंने मल्टीप्लाई बाय 10 करा, देन आई मल्टीप्लाइड बाय 100। पहले मैंने पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कराया, फिर 100 से मल्टीप्लाई कराया। आई गॉट दिस इक्वेशन माइनस दिस इक्वेशन, आई गॉट 990x। 621 minus 6 is 615. 21 minus 21, 21 minus 21 is 0, 0, 0. You got 615 upon 990. Simplify it by using calculator. I got 41 by 66. So the fraction of this is 41 by 66. बेटा इसकी फ्रैक्शन क्या आ रही है? 41 by 66. हमेशा पहले नॉन रिपीटेड डिजिट के आगे डेसिमल लेकर आना है, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय जो भी मल्टीप्लिकेशन करनी है उसके बाद मल्टीप्लाई करके बेटा आप रिपीटेड डिजिट के आगे डेसिमल लेकर आए, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करा दें। 9 question number 7 it says, 17 it says, the area of this triangle is 2143 centimeter square. Triangle, two adjacent sides are given and the included angle is given. Since the area is given, this is the hint. Area of the triangle when two adjacent sides and their included angle is given. So half product of two sides, sine of the angle between them. This is the area. This is the formula for the area. What is the area? Area is 2143. I'm going to shift all the values on the left hand side. Whatever the answer comes, for example, it is 2143 multiplied by 2 divided by 92.5 multiplied by 71. It is 8572 divided by 13135. 13135. I'm going to take the sine inverse. I got 40.73. देखो जो हमारे एंगल्स होते हैं डिग्रीज में, दैट शुड बी इन 1 डेसिमल प्लेस। पहले मैंने इसको 2 डेसिमल प्लेस में लिखा, देन बेटा 1 डेसिमल प्लेस में छोड़ दिया। इट इज 40.7 इज गोइंग टू बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। पहले 2 डेसिमल प्लेस में लिखा, फिर 1 डेसिमल प्लेस में कन्वर्ट करा। Then they is saying make x the subject form for the formula, subject of the formula. We have to make x as a subject. x यहां पर 2 टाइम्स आ रहा है, देखो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी है। तो बेटा आपको उसको सिंगल बनाना पड़ेगा x को, तभी वो सब्जेक्ट बन सकता है। पहले मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करी, c मल्टीप्लाई बाय 2x, 2cx
C multiplied by 5 is 5C. I'm going to shift 3x on the left hand side. Now I'm going to take x as common. मैंने सारे x को एक तरफ करा and then I got x as common over here. इससे x देखो एक सिंगल बाय x बन गया. अब x एज इट इज रहने दिया. आई डिवाइडेड बाय 2c माइनस 3. देखो x यहां पर सब्जेक्ट बन गया. 5c अपॉन 2c minus 3 is going to be your x as a subject over here. Now in question number 19 it says m is inversely proportional to the square of 2t plus 2. We write inversely proportional like this. M inversely means 1 upon what? Square of t plus 2. When you remove this proportion sign, you get equals to and constant. So at the end, you are getting an equation like this. M is equals to k upon t plus 2 whole square. You need to find this k value. For that k value, they have given us the value of m and t. I put m value as 0.64. T value is 3 plus 2 की power 2. फाइव का स्क्वायर हो गया 25. You got the value of k, which is 16. So m value is equals to 16 upon t plus 2 whole square. Now since we have updated the value of k here, you need to find out the m when t is 8. It becomes 8 plus 2 whole square. So 16 upon 10 square. 16 upon 10 square, 16 upon 100. 16 upon 100 is basically 0.16. So the value of m is 0.16. Now in this question number 20, they're asking you in the Venn diagram, shade this region. So let this find out what is A. Just right tick the portion of A means inside A. Inside A, inside A, inside A, inside A. Right tick कर दिया इनको. What is B complement? Sir, B complement is outside B. Just cross tick outside B elements. What is outside B? This is outside B, this is outside B, this is outside B, this is outside B. Now what is C? Inside C. C means inside D. Just push dot over here inside C. Inside C, inside C, inside C, inside C. Now we are taking the intersection. Since we are taking the intersection, intersection means जहां पर तीनों चीजें हो उसको शेड करो. जहां पर राइट क्रॉस और डॉट तीनों चीजें हो उसको शेड करना है बस आपने. We have intersection all three of this. तो जहां पर बेटा आपने तीनों को देखो उनको शेड कर दो. You are going to shade this region जहां पर तीनों चीजें मौजूद हैं. सब चीजें मौजूद हैं यहां पर. राइट क्रॉस एंड सब मौजूद है तो बेटा मैंने इसको सबको शेड कर दिया एक साथ जहां पर तीनों मौजूद थे. इंटरसेक्शन मींस जहां पर सारी चीजें मौजूद हो राइट क्रॉस एंड टिक. Now in this question number 21, they are saying 5 sin x. We have to solve this. Solve means we have to find out the value of x. So 5 sin x is equal to minus 3. First we have to make sin x as a subject. हम sin x minus 3 by 5 के बराबर है. Now since x value range is 0 till 360, which means the range over here is 0 till 360.
So what first we need to do, we need to first find out the quadrant. First step is quadrant selection. So within 360, sin x is positive in which quadrant? Which quadrant? Sin x negative in which quadrant? Not positive, sorry, it is negative. Sin x is negative in which quadrant? तो देखो sin x पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, थर्ड में और फोर्थ में नेगेटिव होता है साइन. सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट द क्वाड्रेंट दिस इज थर्ड एंड फोर्थ. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. So write down as a single fraction in the simplest form. Question number 22. I'm going to take the LCM of both of these. It will become 3x plus 2 and 2x minus 1. Since we have multiplied this 3x plus 2 with 2x minus 1, I'm going to multiply this numerator with 2x minus 1 as well. Since I multiply this 2x minus 1, 3x plus 2, I'm going to multiply this numerator with 3x plus 2 as well. The numerator is going to become 5 to the 10x. 5 multiplied by minus 1 is minus 5. 4 to the 12x. 4 to the 8. Denominator remains same. 10x plus 12 is going to be 22x. Then it's going to be plus 3, minus 5 plus 8. You don't need to multiply the denominator. Just leave it like this. If you multiply them, that's totally fine. But इस तरह भी लिख देंगे तो आंसर एक्सेप्ट कर लिया जाएगा. Now the last thing. Bag A and bag B contains red sweets and yellow sweets. Anna pick a sweet and random from the bag A. Ben picks a sweet and random from bag B. So there are two people and two bags over here. The probability that Anna picks a red sweet from red sweet is 2 by 5. The probability that Anna and Ben both pick yellow sweet is 1 by 10. Find the probability that Anna pick that Anna and Ben both pick a red sweet. देखो बेटा, thing is that there are two bags A and B. And there are some red sweets and there are some yellow sweets over here. Anna picks sweets and random from bag A. Anna bag A से उठा रही है. और बैन उठा रहा है बेटा, बैन पिक्स रैंडम स्विच एंड रैंडम फ्रॉम बैग बी. दोनों यानी एना बैग ए से उठा रही है और बैन यहां से उठा रही है. The probability that Anna picks a red sweet is 2 by 5. Anna ने रेड स्वीट पिक करी, इसकी probability 2 by 5 है. The probability that Anna and Ben both picks yellow sweet is 1 by 10. देखो एना एंड बेन दोनों ने येलो स्वीट्स पिक करी. ऑब्वियसली एना यहां से येलो स्वीट पिक कर रहे हैं, बेन यहां से येलो स्वीट पिक कर रहा है. इसकी प्रोबेबिलिटी 1 by 10 है. वहां से पूछ क्या रहा है? फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एना एंड बेन बोथ पिक रेड स्वीट्स. दोनों ने रेड स्वीट्स पिक करी है. ठीक है. Find the probability that Anna and Ben both pick a red sweet. Anna and Ben both pick a red sweet. What is the probability of this? Anna and Ben both pick yellow sweets की probability 1 by 10 है. अच्छा, tell me one thing कि अगर मैं बोलूं आपसे कि what is the probability of Anna picking a yellow sweets over here? So it is going to be 1 minus 2 by 5. टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, 1 में से 2 by 5 माइनस कर देंगे, रेड की प्रोबेबिलिटी माइनस कर देंगे तो येलो की आ जाएगी. इट इज गोइंग टू बी 3 by 5.
ठीक है ना? Let's make some space over here. तो हमने यहां पर डेटा क्या बना लिया कि देखो एना का रेड स्वीट पिक करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 2/5। येलो की कितनी है? 3/5। अब मैं ऐसे ही आपसे एक बात करता हूं कि यार मुझे एक बात बताओ कि इन्होंने एना एंड बेन पिक येलो स्वीट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 दी हुई है, 1/10 दी हुई है। तो मैं भी निकालता हूं, मैं भी इसकी प्रोबेबिलिटी निकालता हूं। मैं निकालूंगा इस चीज की प्रोबेबिलिटी, तो मैं निकालूंगा बोथ पिक्स येलो। एना ने येलो पिक करी 3/5, बेन ने येलो पिक करी, आई डोंट नो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बट एना पिक्स येलो बॉल, येलो स्वीट, बेन पिक्स येलो स्वीट्स, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/5 इंटू एक्स हो जाएगी। बेन की येलो स्वीट्स होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है मुझे नहीं पता, उसको मैंने एक्स कह दिया, लेकिन दोनों की कंबाइंड प्रोबेबिलिटी 1/10 है, मैंने यहां पर लिख दी। So I got the probability over here 5 1s are 5, 5 to the 10. I got the probability 1/6 over here of the Ben picking a yellow sweets. सर आप क्या मालूम कर रहे हैं? हमें तो probability of Anna picking and Ben picking a red sweet मालूम करनी है। तो देखो मुझे यहां पर बस चलिए probability of Ben picking yellow which is 1/6, तो probability of Ben picking yellow is 1/6, probability of Ben picking red is 1 minus 1/6, it is going to be 5/6. तो अब अगर आपसे बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ एना एंड बेन पिकिंग रेड स्वीट्स, तो एना की रेड स्वीट बेटा 2/5 प्रोबेबिलिटी है, और बेन की प्रोबेबिलिटी रेड पिक करने की कितनी है? 5/6 है। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे, एट द एंड यू विल गेट द आंसर 1/3 ओवर हियर। दिस इज गोइंग टू बी अ फाइनल आंसर। तो देखो मैंने सबसे पहले क्या करा, आई गॉट द वैल्यू ऑफ द एना पिकिंग रेड बॉल इज 2/5, येलो इज 3/5। then with the help of this probability of Anna and Ben both pick yellow ball is 1/10। तो मैंने Anna and Ben picking up yellow sweets मैंने खुद से निकाली। Anna picking yellow sweet is 3/5 and Ben picking yellow sweet is x, I don't know which is x, so their both probability is 1/10, so I equate this probability with 1/10. After simplification 5 1 the 5 to the 10, I got the value of x which is 1/6. This x represent the probability of Ben picking yellow sweets. It is 1/6. So Ben picking red sweet is 1 minus 1/6. 1 minus 1/6 is 5/6. So Ben picking red sweet is 5/6. Anna picking red sweet is 2/5. So Anna and Ben both picking red sweet is 2/5 into 5/6. At the end, after simplification, I got 1/3 is my answer. This is the end of this question, end of this paper.